मैंने कहा था कि जो प्रकाशिक समावयव हैं इनकी वास्तविक संरचना को कागज के तल पर बनाना कठिन है, संभव नहीं है। तो फिशर नाम के वैज्ञानिक ने सरल तरीके से प्रकाशिक समावयवियों की संरचना को कागज के तल पर बनाना बताया, और ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु बताए थे। पहला बिंदु बताया था फिशर प्रक्षेपण सूत्र में दो ऊर्ध्वाधर, ये दो रेखा होंगी, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। क्लियर? वे जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदन बिंदु, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर होगा कीरेल कार्बन, और वह बिंदु कहलाएगा कीरेल केंद्र। सही है? अच्छा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस पर आपको कार्बन परमाणुओं को व्यवस्थित करना है। ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर पहला कार्बन आएगा C1 कार्बन। ठीक है? अच्छा, आप क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। भाई क्षैतिज रेखा जो है बीच में तो कीरेल कार्बन है, और कीरेल कार्बन के दोनों तरफ, मतलब दाईं और बाईं तरफ क्षैतिज रेखा पर हमें कीरेल कार्बन से जुड़े दोनों समूह लिखने हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात और कही थी, क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों समूह जो होते हैं वे प्रेक्षक की ओर होते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों समूह जो होते हैं ये प्रेक्षक से दूर कागज के तल के अंदर की ओर होते हैं। यहाँ तक बता दिया था मैंने। एग्जाम्पल बताने थे मुझे, एग्जाम्पल देख लो। चलो पहला डालो एग्जाम्पल नंबर 1। देखो इधर सामने, आवाज नहीं करे एक भी, ध्यान दिख रहा हो, वो तो साफ आ जाएगा यार। आवाज नहीं करे, बिल्कुल बंद रख। अरे आवाज बिल्कुल बंद रखो। तो सबसे पहले बना रहे हैं एलेनिन का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। पेपर में ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनवा सकता है इस एलेनिन का। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलेनिन है क्या। ठीक है, एलेनिन जो होता है, इधर देख लो एक बार, H है यहाँ, ये एलेनिन है। ठीक है, एलेनिन एक एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें एमिनो समूह भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी है। तो इसमें एमिनो समूह भी है और अम्ल समूह भी है, तो ये एक एमिनो अम्ल है। सिंपल भाषा में कहूँ, जिन कार्बनिक यौगिकों में एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH समूह दोनों समूह उपस्थित होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में काम आते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है, उसको बनाते हैं कौन? एमिनो अम्ल। तो ये एक एमिनो अम्ल है जिसका नाम क्या है? एलेनिन। क्या नाम है? एलेनिन। इसमें आपको कीरेल कार्बन दिख ही रहा होगा। सही है? क्या है इसमें? ये कीरेल कार्बन। अब इसका आपको फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, इसमें 3 कार्बन हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये कार्बन नंबर 1 होगा, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह यही है ना। ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3। तो पहले अपन ऐसे ही बनाएंगे, COOH ऊपर ही ऊपर। सही है? फिर यहाँ कौन आ जाएगा? कार्बन। फिर नीचे कौन आएगा? कार्बन। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कार्बन परमाणुओं को ऊर्ध्वाधर रेखा पर व्यवस्थित करना है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा ही तो है, यहाँ पे व्यवस्थित करना है। नीचे नीचे कौन आएगा? CH3। सही है? अब ई होगा कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन ये नहीं, या के दाईं और बाईं तरफ समूह जोड़ने हैं हमें, जो इससे जुड़ रहे हैं। एक H जुड़ रहा है और एक कौन सा जुड़ रहा है? NH2। इस तरह बनेगा ये। सही है? ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया।
यहीं पर काट रही है ना ये रेखा दोनों। ये प्रतिच्छेदन बिंदु पर कौन है? ये कीरेल कार्बन। तो ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। अब तक तू जितनी भी संरचना बनाता आया है वे सब संरचना तूने ऐसी ही तो बनाई है। ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। तो ये तो हो गया किसका? एलिनिन का। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ इधर देख, समझिए पे ध्यान दे ले। देखो एक रोजेनॉफ नाम का वैज्ञानिक था। ऊट पटांग टॉपिक है, समझ लेगा तो फायदे में रहेगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सापेक्ष व निरपेक्ष विन्यास। रोजेनॉफ नाम के वैज्ञानिक ने इन दोनों को मानक माना। किस किस को? डी ग्लिसरेल्डिहाइड और मानक स्टैंडर्ड। ठीक है, इन दोनों को उसने मानक माना, डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड। डी ग्लिसरेल्डिहाइड में आप देख सकते हो कीरेल कार्बन पर OH दाईं ओर है और एल ग्लिसरेल्डिहाइड में बाईं ओर। इनको दोनों को इसने मानक माना। ठीक है, रोजेनॉफ ने। अच्छा, जो शर्कराएं इनसे समानता दर्शाती हैं। मेरी बात सुनो, मान ले कोई शर्करा है अपने पास, ढंग से सुनिए, समझ में वो टॉपिक है। कोई शर्करा है, वो इन दोनों मानकों में से इस मानक से समानता दर्शाती है डी ग्लिसरेल्डिहाइड से। सही है, कोई शर्करा है और वो इससे समानता दर्शा रही है, किससे? डी ग्लिसरेल्डिहाइड से। तो वो शर्करा इस मानक का सापेक्ष विन्यास कहलाएगी। उस शर्करा व मानक को क्या कहलाएगी? सापेक्ष। और कोई शर्करा ऐसी होती, मान ले, जो इस एल ग्लिसरेल्डिहाइड से समानता दर्शा रही होती, तो वो उस एल ग्लिसरेल्डिहाइड का क्या होती? सापेक्ष विन्यास। दोबारा सुन ले मेरी बात। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक है डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शर्करा है, ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज। वो इसकी संरचना इस तरह की होती है, डी प्लस ग्लूकोज। तक देखिए, ये एक शर्करा है, ग्लूकोज शर्करा कार्बोहाइड्रेट, डी प्लस ग्लूकोज एक शर्करा है। इसका फॉर्मूला इस तरह का होता है, CHO CHOH COHH CHOH CHOH और नीचे CH2OH। अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला यही पढ़ा होगा तुमने, यही पढ़ा हो ना, ग्लूकोज यही पढ़ा हो ना, C6H12O6। इसमें कार्बन गिन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन गिन ले, इधर से स्टार्ट कर ले, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और 12। सही है, ऑक्सीजन भी 6 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। C6H12O6 ही है, ग्लूकोज है ये। ठीक है, अच्छा, ये है डी प्लस ग्लूकोज। यहाँ में ई डी यही वजह से आया हुआ है क्योंकि आते ही समानता दर्शा रहा है। ये डी प्लस ग्लूकोज है ना, यहाँ में डी का ही को आया हुआ है क्योंकि डी ग्लिसरेल्डिहाइड से का दर्शा रहा है? समान। डी ग्लिसरेल्डिहाइड में जैसे अपन एक तरह से नू कह सकता हूँ, अंतिम कीरेल कार्बन पर एक ही कीरेल कार्बन है, OH दाई ओर है। यहाँ में भी जो अंतिम कीरेल कार्बन है, यहाँ में कीरेल कार्बनों की संख्या कितनी है? 4। ई कार्बन कीरेल थोड़ी है, 2 H जुड़ रहे हैं। कीरेल कार्बन पे होता है जिसे 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। यहाँ में भी अंतिम कीरेल कार्बन पर OH दाई ओर है ना, या की तरह। CH2OH से ऊपर वाला कार्बन, यहाँ में भी CH2OH से ऊपर वाला कार्बन, यहाँ पे OH तुम्हें दाई ओर है, यहाँ में भी दाई ओर है। तो ये काई से समानता दर्शा रही है? डी ग्लिसरेट। या वजह तो यहाँ में डी लग रहा है, कैपिटल डी।
है ना। डी ग्लिसरेल्डिहाइड समानता दर्शा रही है या वजह थे। प्लस का दर्शा रहा है कि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। अरे स्मॉल डी या प्लस क्या दर्शाता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाता है, क्लॉकवाइज। ना पते स्मॉल डी या प्लस समावयव वे ही होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है। प्लस तो ये प्रेजेंट कर रहा है तो ग्लूकोज, पर प्लस तो ये प्रेजेंट कर रहा है इसमें कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है। और इस कैपिटल डी इसमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये डी ग्लिसरेल्डिहाइड से क्या दर्शाता है, समानता। तो ई सापेक्ष विन्यास है। कौन को, डी वाले को कि एल वाले को, डी वाले को। ऐसे ही एक होता है डी माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सुना होगा आपने। डी माइनस फ्रक्टोज की संरचना इस तरह की होती है, देख लो इधर, समझने की कोशिश करो। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, CHOH, CHOH और CH2OH, ये है डी माइनस फ्रक्टोज। देख यहां में भी अंतिम कीरियल कार्बन पर OH दाईं ओर है, सही है। ई भी किसका सापेक्ष विन्यास है, डी ग्लिसरेल्डिहाइड। ये दोनों शर्करा हैं, सही है का, दोनों क्या हैं, शर्करा। टी प्लस ग्लूकोज भी, डी माइनस फ्रक्टोज भी। और दोनों शर्करा ये किससे समानता दर्शा रही हैं, डी ग्लिसरेल्डिहाइड से, सही है का। तो ये दोनों शर्कराएं इसका क्या है, सापेक्ष विन्यास। अब मेरी बात एक बार दोबारा सुन ले। रोजेनॉफ नामक वैज्ञानिक ने डी व एल ग्लिसरेल्डिहाइड को मानक माना, सही है। किसको मानक माना, डी व एल ग्लिसरेल्डिहाइड को। जो शर्करा जिस मानक से समानता दर्शाती है वह शर्करा उस मानक का सापेक्ष विन्यास कहलाती है। जैसे डी प्लस ग्लूकोज व डी माइनस फ्रक्टोज शर्करा डी ग्लिसरेल्डिहाइड से समानता दर्शाती हैं, अतः ये दोनों शर्कराएं डी ग्लिसरेल्डिहाइड का सापेक्ष विन्यास हैं, सही है। समानता मैंने बताई, भले वाय भी लिख लेंगे हम समानता के बारे में भी, कि इन दोनों शर्कराओं में डी ग्लिसरेल्डिहाइड के समान अंतिम कीरियल कार्बन पर OH की दर है दाईं ओर, सही बात है ना। एक बात तो ये क्लियर हो गई, पहले यहां तक लिख लें फिर आगे समझेंगे। डाल लो। हेंडाली सापेक्ष पर निरपेक्ष विन्यास लिखो। रोजेनॉफ नामक वैज्ञानिक ने, रोजेनॉफ नामक वैज्ञानिक ने डी व एल, कैपिटल लिखना, डी व एल ग्लिसरेल्डिहाइड, डी व एल ग्लिसरेल्डिहाइड, डी व एल ग्लिसरेल्डिहाइड को मानक माना। ठीक है, आगे लिखो। यदि कोई शर्करा जिस मानक से समानता दर्शाती है, कौमा, उस मानक का सापेक्ष विन्यास कहलाती है।
उस मानक का सापेक्ष विन्यास कहलाती है। ठीक है, उस मानक का क्या कहलाती है? सापेक्ष विन्यास। क्लियर? जैसे ये दोनों इसी तरह से लिखने हैं, D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज, कैपिटल D लिखना, D प्लस ग्लूकोज व D माइनस फ्रक्टोज शर्करा, D प्लस ग्लूकोज व D माइनस फ्रक्टोज शर्करा मानक डिग्लिसरैल्डिहाइड, मानक डिग्लिसरैल्डिहाइड से समानता दर्शाती हैं। मानक डिग्लिसरैल्डिहाइड से समानता दर्शाती हैं। अतः ये दोनों शर्कराएं डिग्लिसरैल्डिहाइड का सापेक्ष विन्यास हैं। डिग्लिसरैल्डिहाइड का सापेक्ष विन्यास हैं। आगे लिखो, इन दोनों शर्कराओं में डिग्लिसरैल्डिहाइड के समान अंतिम कीरेल कार्बन पर OH समूह, अंतिम कीरेल कार्बन पर OH समूह दाईं ओर है। OH समूह दाईं ओर है। अच्छा, अब अगली बात सुनियो, यहां तक तो हो गया काम, अब आगे समझ। मत बना तो काम नाम अब नहीं क्या करो। चलो इस शर्करा की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत शर्करा के बारे में जानने का इच्छुक है। देखो सुन ले थोड़ा सा, शर्करा क्या चीज है। इधर देख, इधर कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, है ना, केवल नॉलेज के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक कार्बन और एक हाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर के बना है, कार्बन और हाइड्रेट। सही है, कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो गया जल। तो हम कह सकते हैं कार्बन के जलयुक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कह सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये तो निकला, कार्बोहाइड्रेट में दो चीज होंगी, कार्बन और जल। तो हम कह सकते हैं कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटों का फॉर्मूला ऐसा होता है CxH2O का होल बाई। अरे कार्बोहाइड्रेट कार्बन के जलयुक्त यौगिक हैं, तो इनका फॉर्मूला ऐसे होता है। सही है, जैसे C6H2O का होल 6, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 है कि ना है। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट हुआ। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, C6H2O का होल 6। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों के फॉर्मूले यही होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब आगे सुन ले। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझ गया, कार्बन के जलयुक्त यौगिक। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम स्वाद के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक शर्करा
और एक अशर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट, अच्छा और क्लियर करता हूँ तुमको कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, है ना। अभी तो इतना समझा हमने, कार्बन के जलयुक्त यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेटों का फॉर्मूला ये होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। अब दूसरे तरीका से समझ ले, या तो उनमें एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन समूह होगा, सही है। कई सारे उनमें OH समूह होते हैं कार्बोहाइड्रेटों में, एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। कार्बोहाइड्रेटों में या तो एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन समूह होगा। कई सारे इनमें OH समूह होते हैं और इनमें कीरेल कार्बन होते हैं। अब पहचान सकता है कार्बोहाइड्रेट को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोज बताया, तो आप पहचान सकते हो कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें एल्डिहाइड समूह है, कई सारे OH समूह हैं कि ना है, कई सारे OH समूह हैं और साथ में इसमें कीरेल कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेटों में ये खासियत मिलेगी, या तो एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन। फ्रक्टोज मैंने बनाया था, उसमें कीटोन समूह था। फ्रक्टोज इस तरह का बनाया था, ऊपर ही ऊपर CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH, इस तरह का था। समझ गए क्या। तो कार्बोहाइड्रेटों में या तो एल्डिहाइड समूह होता है या कीटोन समूह होता है। कई सारे OH समूह होते हैं और कीरेल कार्बन में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड भी एक कार्बोहाइड्रेट है। एल्डिहाइड समूह है, कीरेल कार्बन भी है, OH ज्यादा ना आए तो एक तो है ना, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्वाद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा बोल देते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज स्वाद में मीठे हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, शर्करा हैं। अब क्लियर है पूरी बात। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरी बात तो आगे समझ गया होगा। तो अपन सापेक्ष विन्यास की बात कर रहे थे, वापस टॉपिक पे आ जाएं। तो जो शर्कराएं इससे समानता दर्शाती हैं डिग्लिसरेल्डिहाइड से, वो उस डिग्लिसरेल्डिहाइड का क्या होंगी, सापेक्ष विन्यास। जैसे अभी दो शर्कराएं देखी हमने, D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज, ठीक है। ये दोनों ही शर्कराएं डिग्लिसरेल्डिहाइड से समानता दर्शाती हैं, तो डिग्लिसरेल्डिहाइड का ये सापेक्ष विन्यास है। अब आगे सुनना, इधर देखो, इधर आगे समझिए ढंग से। ध्यान दो, सामने देखो। बिल्कुल शांति से समझना। देखो, एक डी लैक्टिक अम्ल आपने पढ़ा था। डी लैक्टिक अम्ल की स्ट्रक्चर में याद करता हूं, ऊपर ऊपर तो उसमें COOH समूह था, फिर CHOH CH3, ये बनाया था अपन ने डी लैक्टिक अम्ल, सही है। ये डी लैक्टिक अम्ल है, ये कीरेल कार्बन है, ये डी लैक्टिक अम्ल है। अच्छा, डी लैक्टिक अम्ल को हम डिग्लिसरेल्डिहाइड से बना सकते हैं, एल ग्लिसरेल्डिहाइड से ये बनेगा नहीं। एल ग्लिसरेल्डिहाइड में OH लेफ्ट हैंड में है कीरेल कार्बन पर, जबकि डी लैक्टिक अम्ल में OH किधर है, राइट साइड में। तो इससे बन सकता है, ये किससे बन सकता है, डिग्लिसरेल्ड। देखो कैसे बन सकता है, थोड़ा बता ही देता हूँ। जैसे मैंने मान लो ये ले लिया डिग्लिसरेल्डिहाइड, ऊपर ही ऊपर इसमें CHO समूह है, फिर H, इधर कौन है, OH, और नीचे नीचे कौन है, CH2OH। ये डिग्लिसरेल्डिहाइड है, डिग्लिसरेल्डिहाइड। बात है समझते हुए बढ़ना, नहीं कठिन चीज़ है ये कीरेल कार्बन है। ये सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कराते हैं HGO द्वारा। HGO इसका क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर एक O जुड़ जाएगा ऑक्सीकरण में, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो आसानी तो हो जाए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, COOH। मुझे ये बनाना है ना, इसलिए ऑक्सीकरण किया मैंने। यहाँ C, इधर को कौन है, H, इधर को कौन है, H, इधर को कौन है, और नीचे नीचे कौन है। अब या OH को निपटारा करना पड़ेगा ना, या की जगह क्या बनाना पड़ेगा, वो CH3।
तो ऐसा करता हूं, इसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस पढ़ी होगी तुमने, प्लस Br2 से करा लेते हैं। तो यहां पर OH हट करके कौन आ जाएगा, Br। अरे एल्कोहलों की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और Br2 से ना कराई का, PbR3 बनेगा। देख ला कछु बातन में लगो रीजो। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन ने कराई होगी लाल फास्फोरस और Br2 से, किसका निर्माण होता है, PbR3। PbR3 बने H3PO3 और संग में 3 RBr बन जाएंगे। तो ये एक तरह से OH समूह तो है। जब लाल फास्फोरस और Br2 से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ OH की जगह पे कौन आ जाएगा, Br। यह मिटा रहा हूं अभी। तो ये इस तरह का हो जाएगा COOH, यहाँ कौन CH, इधर कौन OH, और नीचे कौन आ जाएगा, CH2Br। अब Br हटा करके कौन लगाना है, H। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसका निकेल धातु NiPt पीढ़ी और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या करा लेते हैं, अपचयन। अपचयन होगा तो एक H इधर और एक H इधर, तो इससे क्या बन जाएगा, HBr निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH CH। सही है। ये कौन बन गो, डिलैक्टिक अम्ल। एक काम करो, मैं आगे तो बाद में बताऊंगा, एक फोन बज रहा हो या हमारे, या पूरी रिएक्शन लिख लो यहाँ से यहाँ तक, यही में ही आ गया, अभी खत्म ना हुआ ही, नीचे लिख लो यार, रिएक्शन लिखो पहले। इधर देख लो, एक मिनट रुक जाओ, एक बार और देख लो, रुक जा बिल्कुल। ये उटपटांग टॉपिक है, या समझ में जरूरत है बहुत से। डीग्लिसरॉल्डिहाइड से हम डीलैक्टिक अम्ल बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, मैंने रिएक्शनों के माध्यम से तुम्हें बताया हुआ है कि डीग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, इसका पहले ऑक्सीकरण कराया अपन ने, तो ऊपर CHO की जगह क्या बन गया, COOH। सही है। फिर यहाँ के अभिक्रिया अपन ने लाल फास्फोरस और Br2 से कराई ब्रोमीन पे, तो नीचे कौन आ जाएगा, OH के स्थान पे Br। और फिर अंत में अपचयन करवा दिया निकेल और हाइड्रोजन द्वारा। अपचयन कराने पर ये बन जाएगा हमारे पास डीलैक्टिक अम्ल। तो मेरी बात है सुनिए, लिख तो लीजिए पर कल सुन जाए। तो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से डीलैक्टिक अम्ल बनाया जा सकता है? तो अपन ऐसे कह सकते हैं, सुनना बात को समझना, मतलब कोई कार्बनिक यौगिक जिस मानक से बनाया जा सकता है वह उस मानक का सापेक्ष विन्यास है। यहाँ में भी डी यही मार लग रहा हो डीलैक्टिक अम्ल में, इकाइते समानता दर्शा रहा हो एक तरह से डीग्लिसरॉल्डिहाइड, या कहूँ समानता तो छोड़,
डी लैक्टिक अम्ल को डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया जा सकता है। अपने पास दो मानक हैं, एक डी और एक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो कार्बनिक यौगिक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बन सकता है वो भी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या होगा, सापेक्ष होगा। तो डी लैक्टिक अम्ल है वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बन सकता है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से नहीं बनेगा। तो लैक्टिक अम्ल जो है ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या होगा, सापेक्ष विन्यास। तो सापेक्ष विन्यास कौन कौन हुए? एक तो सापेक्ष विन्यास वे शर्कराएं हुई, सापेक्ष विन्यास कौन हुए, मानक है अपना, उससे समानता दर्शाने वाली शर्करा, उस मानक का क्या हो जाएंगी, सापेक्ष विन्यास। और मानक से बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक भी मानक का क्या होगा, सापेक्ष विन्यास। बड़ी उटपटांग चीजें हैं। तो सापेक्ष विन्यास कौन है, सिंपल भाषा में समझ, कोई शर्करा है जिस मानक से वो बनी उस मानक का वह शर्करा सापेक्ष विन्यास है। और कोई मेरी बात दोबारा सुन, कोई शर्करा है जिस मानक से समानता दर्शाती है उस मानक का क्या होगी, सापेक्ष विन्यास। और कोई कार्बनिक यौगिक जिस मानक से बनाया जा सकता है उस मानक का वह कार्बनिक यौगिक भी क्या होगा, सापेक्ष विन्यास। यह रिएक्शन लिखो पहले एक बार, जल्दी जल्दी लिख ली क्या? आवाज नहीं कर रहे, आवाज। हाँ, निकेल की उपस्थिति में। अब नीचे लिखो या में, नीचे लिखो, लिखो देखो, कोई कार्बनिक यौगिक जिस मानक से, कोई कार्बनिक यौगिक जिस मानक से बनाया जा सकता है, जिस मानक से बनाया जा सकता है, कॉमा बनाया जा सकता है, कॉमा वह कार्बनिक यौगिक उस मानक का उस मानक का सापेक्ष विन्यास कहलाता है। जैसे डी लैक्टिक अम्ल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया जा सकता है। कहाँ रह रहे हो है? रेल छूट गई बहुत पीछे। जैसे डी लैक्टिक अम्ल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया जा सकता है, अतः डी लैक्टिक अम्ल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का सापेक्ष विन्यास है। सापेक्ष विन्यास है। देखो इधर सामने, अब इधर देखो, इधर जैसे कोई तुम्हारे पास मानक है, फिर समझ ले, है ना, ये कोई शर्करा है और ये इस मानक से क्या दर्शा रही है, समानता। फिर क्लियर कर ले, कोई शर्करा है
और मानक से क्या दर्शा रही है, समानता। तो ये शर्करा कौन है, सापेक्ष विन्यास। किसका सापेक्ष विन्यास है, मानक का। ऐसे ही कोई कार्बनिक यौगिक है और वो इस मानक से बनाया जा सकता है, तो ये कार्बनिक यौगिक भी इस मानक का क्या है, सापेक्ष विन्यास। जैसे दोबारा सुन लो, क्लियर कर ली हर चीज है। जैसे दो शर्कराएं थी, D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज, वे दोनों D-ग्लिसरॉल्डिहाइड मानक से समानता दर्शाती थी, तो वे दोनों शर्कराएं D-ग्लिसरॉल्डिहाइड का सापेक्ष विन्यास थी। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा D-लैक्टिक अम्ल जो है कार्बनिक यौगिक, वो D-ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया जा सकता है, तो वो D-ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनने वाला कार्बनिक यौगिक D-लैक्टिक अम्ल, इसका D-ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या है, सापेक्ष। अब सापेक्ष विन्यास तो हमने देख लिए, एक और है हमें निरपेक्ष विन्यास। निरपेक्ष विन्यास ये खुद मानक है। शर्करा और कार्बनिक यौगिक ये तो सापेक्ष विन्यास है मानक के। निरपेक्ष विन्यास कौन है, खुद मानक। अच्छा, मैं पूछता हूं D-लैक्टिक अम्ल कौन है, D-ग्लिसरॉल्डिहाइड का D-लैक्टिक अम्ल कौन है, सापेक्ष विन्यास। और खुद D-ग्लिसरॉल्डिहाइड कौन है, D-लैक्टिक अम्ल का निरपेक्ष विन्यास कौन है, D-ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब जो मानक होता है ना, वो निरपेक्ष विन्यास होता है, ठीक है। और मानक से समानता दर्शाने वाली शर्करा या मानक से निर्मित कार्बनिक यौगिक सापेक्ष विन्यास है, ठीक है। तो अपन इसमें एक बात और लिख सकते हैं, सुन लो पहले, कि जो मानक निरपेक्ष विन्यास होता है, मानक क्या होता है, निरपेक्ष विन्यास। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, जैसे D-ग्लिसरॉल्डिहाइड, D+ ग्लूकोज, D- फ्रक्टोज व D-लैक्टिक अम्ल का कौन सा विन्यास है, निरपेक्ष विन्यास। सही है क्या, तो यह बात है, लिखो नीचे, लिखो मानक निरपेक्ष विन्यास होता है, नीचे लिखो हमें मानक निरपेक्ष विन्यास होता है। मानक निरपेक्ष विन्यास होता है, जैसे D+ ग्लूकोज, कैपिटल D आएगा हर जगह ना, D+ ग्लूकोज, कॉमा D- फ्रक्टोज, D+ ग्लूकोज, D- फ्रक्टोज व D-लैक्टिक अम्ल का निरपेक्ष विन्यास D-ग्लिसरॉल्डिहाइड है, D-ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, रैसेमिक मिश्रण। रैसेमिक मिश्रण देखो इधर, रैसेमिक मिश्रण क्या होता है। बिल्कुल शांति से पढ़ ले। 50% स्मॉल d, ठीक है। स्मॉल d को मतलब समझ गए, क्लॉकवाइज घुमाने वाले,
प्रकाशिक समावयव, 50% स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवियों का मिश्रण। प्रतिबिंब समावयव समझ गए, जो एक दूसरे के क्या हों, दर्पण पर। जैसे इधर देख, जैसे मान लो, बिल्कुल मत बोले, जैसे मान लो मैंने ये कार्बनिक यौगिक लिखा CWXYZ, ठीक है, और एक दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया CWZY और X, है ना। दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें से ये D वाला होगा तो ये कौन सा होगा, इसमें ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी। दोनों प्रतिबिंब समावयव भी हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। अब मैं एक मिश्रण लेता हूं जिसमें 50% तो ऐसे हैं और 50% ऐसे हैं, तो वह मिश्रण क्या कहलाएगा, रैसिमिक। तो 50% स्मॉल d व 50% स्मॉल l प्रतिबिंब समावयवियों का मिश्रण क्या कहलाता है, रैसिमिक मिश्रण। लिखो यार, लगाओ 50% स्मॉल d, 50% स्मॉल d व 50% स्मॉल l, 50% स्मॉल d व 50% स्मॉल l प्रतिबिंब समावयवों का मिश्रण, प्रतिबिंब समावयवों का मिश्रण रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। प्रतिबिंब समावयवों का मिश्रण रैसिमिक मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। रैसिमिक मिश्रण क्या है, 50% स्मॉल d और 50% स्मॉल l प्रतिबिंब समावयवों का मिश्रण। एक बात बता, अपने पास कोई रैसिमिक मिश्रण है, उससे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारें तो क्या उसका तल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? क्योंकि जो स्मॉल d वाले हैं 50% वो तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये एंटी, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल घूमेगा क्या? अगर आपके पास कोई रैसिमिक मिश्रण है, उससे आप समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हो तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहेगा। सही है का? लिखो यह बात है भी। देखो, रैसिमिक मिश्रण से, यही में आगे, रैसिमिक मिश्रण से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर रैसिमिक मिश्रण से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर उसका तल अपरिवर्तित रहता है। रैसिमिक मिश्रण से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर उसका तल अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उसका तल कैसा रहता है? अपरिवर्तित। अच्छा, रैसिमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रैसिमीकरण। कोई पूछ ले रैसिमीकरण क्या है? रैसिमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया, यह भी लिख लो। रैसिमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया रैसिमीकरण कहलाती है। रैसिमिक मिश्रण निर्माण की प्रक्रिया रैसिमीकरण कहलाती है। अब इधर देख, रैसिमिक मिश्रण में 50% तो D और 50% L प्रतिबिंब समावयव होते हैं। रैसिमिक मिश्रण में 50% स्मॉल d और 50% स्मॉल l प्रतिबिंब समावयव होते हैं। अब इनको इसमें से अलग करना है, स्मॉल d अलग, स्मॉल l अलग। इस प्रक्रिया को बोलेंगे पृथक्करण। पृथक्करण, पृथक्करण ही तो हो रहा है। रैसिमिक मिश्रण में से स्मॉल d व स्मॉल l प्रतिबिंब समावयवों को पृथक करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। ठीक है,
अगली लाइन से लिखो, रैसेमिक मिश्रण से रैसेमिक मिश्रण से स्मॉल डी व रैसेमिक मिश्रण से स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को पृथक करना। रैसेमिक मिश्रण से स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को पृथक करना पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, आगे लिखो, पृथक्करण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। पृथक्करण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। पृथक्करण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। नंबर 1, यांत्रिक वियोजन। ठीक है, देख लो इधर, हम पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे हैं, मतलब रैसेमिक मिश्रण से स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को पृथक करने की क्या पढ़ रहे हैं, विधियां। ध्यान से देख ले, पहली विधि कौन सी है, यांत्रिक वियोजन। यह विधि लुईस पास्चर ने विकसित की। कौन से वैज्ञानिक ने? यह विधि लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने विकसित की, मतलब बनाई, ये विधि बताई। इधर सुनो, यह विधि में करते क्या हैं। तो पहली बात तो याद रखो, ये विधि बनाई कौन ने, विकसित कौन ने करी, लुईस पास्चर। ठीक है, अच्छा, लुईस पास्चर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण, काय को रैसेमिक मिश्रण, सोडियम अमोनियम। देख, बात करवे में तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। ये टार्ट्रिक अम्ल है का, ये टार्ट्रिक अम्ल है, यहां जोड़ दूं मैं Na और यहां जोड़ दूं NH4, ये बन जाएगा सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। एक ये, इसको D मान लेते हैं, और एक इसका दर्पण प्रतिबिंब स्मॉल l। तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का रैसेमिक मिश्रण था, उसमें से लुईस पास्चर ने दोनों प्रतिबिंब समावयवियों को स्मॉल डी और स्मॉल एल वालों को क्या किया था, पृथक। कौन सी विधि से, यांत्रिक वियोजन। तो अपन ने 2 बार बोली, यह विधि लुईस पास्चर ने विकसित की। लुईस पास्चर ने इस विधि की सहायता से सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण में से स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवियों को पृथक किया। अच्छा, अब कैसे करा, वह बात सुनो। देखो, जो स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयव होते हैं, उनको देखें तो उनकी संरचना में अंतर दिखाई देता है। मतलब वो देखने में क्या दिखते हैं, भिन्न। अगर उन्हें देखें तो वो दिखने में कैसे दिखते हैं, भिन्न। मतलब उसकी संरचना देखने में, मतलब उनमें अंतर दिखे, देखते हैं तो उन्हें। यही चीज़ को यहाँ फायदा उठाया। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्मॉल डी व स्मॉल एल वाले को छांट करके पृथक कर दिया चिमटी की सहायता से मिश्रण में से। जब वो दिखने में अलग दिखते हैं ना, तो सूक्ष्मदर्शी लगाई रैसेमिक मिश्रण पर, और चिमटी की सहायता से स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को क्या किया, पृथक। विधि बहुत ही घटिया है, क्योंकि इसमें अत्यधिक समय और अत्यधिक श्रम दोनों का व्यर्थ। अबे एक एक छांटे गो, अत्यधिक श्रम और अत्यधिक समय की बर्बादी होती है इस विधि में। तो यह विधि उपयुक्त विधि नहीं है पृथक्करण के लिए। पर लुईस पास्चर ने लिखो, नंबर 1, यांत्रिक वियोजन। लिखो, यह विधि लुईस पास्चर ने विकसित की। यह विधि लुईस पास्चर ने विकसित की। आगे लिखो, लुईस पास्चर ने इस विधि की सहायता से
लुईस पास्चर ने इस विधि की सहायता से सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण से सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण से सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण से स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को पृथक किया। स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को पृथक किया। आगे लिखो, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों की संरचना भिन्न भिन्न दिखाई देती है। अतः लुईस पास्चर ने चिमटी की सहायता से स्मॉल डी व स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों को पृथक किया। ठीक है, नंबर 2 डाल लो, जैव रासायनिक वियोजन। जैव रासायनिक वियोजन जैव रासायनिक वियोजन ये भी एक पृथक्करण की विधि है। इस विधि में करते क्या हैं, सामने ध्यान। जैव रासायनिक वियोजन इस विधि में करते क्या हैं, इस विधि में जो रैसेमिक मिश्रण है आपका, ये रैसेमिक मिश्रण है, इसमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, यीस्ट, कवक आदि को पनपने देते हैं। मतलब रैसेमिक मिश्रण में कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, यीस्ट, कवक आदि को क्या करने देते हैं, पनपने। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव स्मॉल डी या स्मॉल एल में से किसी एक प्रतिबिंब समावयव को खा करके नष्ट कर देते हैं। या तो स्मॉल डी वाले खा जाए या स्मॉल एल वाले। तो एक है तो खा करके चट कर जाए और बर्तन में केवल दूसरों ही का रह जाए शेष। ये विधि भी घटिया। एक है तो अलग खा हुए वे, एक तो गए जीवाणु उनके पेट में, स्मॉल डी वाले मान ले, तो स्मॉल एल वाले कहाँ रह गए, बर्तन में। अच्छा, सोडियम टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण में
जब पेनिसिलियम ग्लेयुकम नामक कवक को पनपने देते हैं, पेनिसिलियम ग्लेयुकम नामक कवक को पनपने देते हैं, तो वह कवक क्या करता है, स्मॉल डी प्रतिबिंब समावयवों को खा करके नष्ट कर देता है। तो पात्र में केवल कौन से रह जाते हैं, स्मॉल है। तो घटिया विधि है ये भी, लिखो यार भी देखो। इस विधि में रैसेमिक मिश्रण में, इस विधि में रैसेमिक मिश्रण में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे लिख लो जीवाणु, कवक, यीस्ट, जीवाणु, कवक, यीस्ट, यह यति पे बड़ी की मात्रा यीस्ट आदि को पनपने दिया जाता है, आदि को पनपने दिया जाता है। आगे लिखो, ये सूक्ष्म जीव आदि को पनपने दिया जाता है। आगे लिखो, ये सूक्ष्म जीव रैसेमिक मिश्रण में उपस्थित स्मॉल डी या स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों में से, स्मॉल डी या स्मॉल एल प्रतिबिंब समावयवों में से किसी एक को खाकर नष्ट कर देते हैं, खाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट के रैसेमिक मिश्रण में जब पेनिसिलियम ग्लेयुकम आधा गए, पेनिसिलियम ग्लेयुकम नामक कवक को पनपने देते हैं, पेनिसिलियम ग्लेयुकम नामक कवक को पनपने देते हैं, तो यह कवक स्मॉल डी समावयव को खाकर नष्ट कर देता है, स्मॉल डी समावयव को खाकर नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब 2 विधि और हैं, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब अगली क्लास में कर लेंगे।